हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है क्रॉनिकल सीरीज़ में पार्ट 5। तो आपको पता ही है कि मैं क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन करा रही हूँ, यूएस समय की। तो मंथली मैगजीन में हमारा जो है आज 5वां पार्ट है। तो आज 5वें पार्ट में हम आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। आई होप आपने इससे पहले के चारों वीडियो देख लिए होंगे और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो बस यूजफुल रहे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें इसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है हमारी, प्रवासी मृत्यु 2024 में रिकॉर्ड उच्चतम पर। 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने 2024 में 8,938 प्रवासी मृतकों की रिपोर्ट दी, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। क्षेत्रीय विभाजन, एशिया में सबसे अधिक 2,788 मृत्यु दर्ज की गई। इसके बाद भूमध्य सागर में 2,452 और अफ्रीका में 2,242 मृत्यु हुई। अमेरिका में कम से कम 1,233 मृत्यु हुई, जिसमें कैरेबियन में 341 और कोलंबिया पैनामा के डोरियन जंगल में 174 शामिल हैं। मृत्यु के कारण क्या है, तो बढ़ते संघर्ष, हिंसा और शक्ति सीमा नीतियां प्रमुख कारण हैं। मानवीय संकटों ने इन चुनौतियों की ओर बढ़ा दिया है। सहायता में कटौती, तो IOM ने अमेरिकी सहायता में कटौती के कारण जीवन रक्षक कार्यक्रमों को बंद करने की घोषणा करी, जिससे कमजोर प्रवासियों के लिए सहायता प्रणाली खतरे में है। समग्र समाधान, तो IOM अधिकारियों ने अशांत क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने, आर्थिक अवसरों में सुधार करने और सुरक्षित प्रवासन मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है। वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, तो IOM ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल उगोची डैनियल ने कहा कि प्रत्येक आंकड़ा एक मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और जिसकी कमी विनाशकारी है। लुइसियाना में नाइट्रोजन गैस में पहली मृत्यु दंड, तो ये खबर है भाई, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो 18 मार्च 2025 को लुइसियाना ने जेसी हॉफमैन जूनियर को नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड दी, जो राज्य में 2010 के बाद पहली और अमेरिका में इस विधि से दूसरी मृत्युदंड है। ये घटना अमेरिका में मृत्युदंड की नई विधियों के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। मृत्युदंड की प्रक्रिया, हॉफमैन को 19 मिनट तक नाइट्रोजन गैस का सांस लेना पड़ा, जिसके बाद उसे मृत घोषित किया गया। अपराध की पृष्ठभूमि क्या है, तो हॉफमैन को 1996 में 28 वर्षीय मैरी एलॉट की हत्या का दोषी ठहराया गया था। नाइट्रोजन हाइपोपिक्सिया क्या है, तो ये विधि तब होती है जब व्यक्ति अधिक मात्रा में नाइट्रोजन सांस लेता है, जिससे शरीर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। चिंताएं, विशेषज्ञों ने इस विधि की मानवता पर सवाल उठाए हैं और ये कहते हुए कि ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। राज्य का रुख है, तो लुइसियाना में 50 से अधिक कैदी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं और राज्य ने भविष्य में दूसरी विधि के तहत मृत्युदंड देने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है आपकी न्यूज़, ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने पर वार्ता। तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम। तो 18 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। क्रेमलिन को प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने बातचीत की तैयारी की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने विशेष चर्चा बिंदुओं का खुलासा नहीं किया है। तो मुख्य बिंदु क्या है भाई, देख लेते हैं। तो वार्ता का उद्देश्य है, ट्रंप ने कहा कि वो भूमि और ऊर्जा संयंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो वार्ता के मुख्य विषय होंगे। पिछली बातचीत, तो ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं के बीच दूसरी सार्वजनिक वार्ता होगी। पिछली बातचीत फरवरी में हुई थी, जिसमें उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी। युद्ध विराम का प्रस्ताव, तो ट्रंप रूस से 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यूक्रेन ने पिछले सप्ताह स्वीकार किया था। आवश्यकताएं क्या हैं, तो पुतिन ने पहले ही कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें यूक्रेन की नाटो में सदस्यता से रोकना शामिल है। क्षेत्रीय स्थिति क्या है, तो रूस ने हाल ही में क्रूसस क्षेत्र में यूक्रेनी ब्लोस को हटाने की कोशिशें तेज कर दी, जिससे बातचीत में यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है।
अब नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग समझौता। तो 17 मार्च 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए और मुफ्त व्यापार समझौते FTA को वार्ता पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करी। ये चीन के आक्रामक रूप के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में रूस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। रुक के मुख्य तथ्य क्या है? तो रक्षा सहयोग समझौता, भारत और न्यूजीलैंड भविष्य में रक्षा सहयोग पर MOU के तहत द्विपक्षीय संवाद को संस्थागत रूप देंगे। दोनों देश समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर चर्चा करेंगे। भारतीय नौसेना का पोत तरिणी और न्यूजीलैंड का पोत HMNZS ठेकाहाक भविष्य में एक दूसरे के बंदरगाहों का दौरा करेंगे। FTA वार्ता क्या रही? तो भारत और न्यूजीलैंड ने एक दशक के बाद FTA वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा करी है। पहली वार्ता अप्रैल 2025 में होगी। 2023-24 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 538 मिलियन डॉलर है, जबकि आयात है 335 मिलियन डॉलर रहा, जिसमें 20 मिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग। तो दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने विकासवाद न कि विस्तारवाद नीति पर जोर दिया, जो चीन के आक्रामक रवैये की ओर संकेत करता है। न्यूजीलैंड ने भारत के द्वारा शुरू किए गए इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। आतंकवाद पर संयुक्त कार्रवाई। तो दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। अन्य सहयोग समझौते। तो रक्षा सहयोग के अलावा दोनों देशों ने खेल, कृषि, डिजिटल भुगतान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें एक हार्टिकल्चर सहयोग समझौता स्पोर्ट्स MOC शामिल है। अमेरिका में स्वनिर्वासन और स्वैच्छिक प्रस्थान की नई नीति। तो 16 मार्च 2025 को अमेरिका में प्रवासन नीति में बदलाव के तहत CBP होम पेज लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों को स्वनिर्वासन यानी कि सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए प्रोत्साहित करना है, डिपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो SBP होम ऐप, ये ऐप CBP1 ऐप की जगह लाया गया है, जिसमें प्रवासी अपनी स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने की मंशा जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास वैध पासपोर्ट और यात्रा के लिए वित्तीय साधन होने चाहिए। ये ऐप I-94 कार्ड आवेदन और सीमा प्रतीक्षा समय की जानकारी भी प्रदान करता है। स्वनिर्वासन। तो ये प्रक्रिया प्रवासियों को बिना कानूनी कार्रवाई के देश छोड़ने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें संभावित गिरफ्तारी और प्रतिबंधों से बचने का अवसर मिलता है। ये पहल $200 मिलियन के अभियान का हिस्सा है। स्वैच्छिक प्रस्थान। तो अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत ये एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें प्रवासियों को औपचारिक निर्वासन आदेश के बिना देश छोड़ने की अनुमति मिलती है। हालांकि इसमें अदालत की सुनवाई आवश्यक होती है और गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए लोग इसके लिए पात्र नहीं होते। मुख्य अंतर क्या है? तो स्वनिर्वासन पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय होता है, जबकि स्वैच्छिक प्रस्थान के लिए अदालत को मंजूरी आवश्यक होती है। स्वनिर्वासन त्वरित निकायों की सुविधा देता है, जबकि स्वैच्छिक प्रस्थान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभाव और भविष्य। तो ये नीति अमेरिका की आव्रजन प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है, हालांकि इसकी प्रभावशीलता और मानवीय पहलुओं पर बहस जारी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, तो इसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखने वाली न्यूज़ है। तो 11 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी की पुष्टि हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार
एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। तो देखिए कितना बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे याद रखना है। क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, इससे सम्मानित किया है। नेक्स्ट, चर्चा के क्षेत्र क्या है भाई? तो चर्चा का मुख्य फोकस था रक्षा, सुरक्षा, आर्थिकी संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर था। भारत की भूमिका क्या रही? तो भारत ने मॉरिशस के लिए एक विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने का वादा किया। अवसंरचनाएं, परियोजनाएं, तो दोनों देश महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं जो मॉरिशस के विकास में योगदान दे रही हैं। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, तो पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। ये वो सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये सम्मान नेशनल मंडेला सहित केवल 5 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को मिला है। ओसीआई कार्ड की घोषणा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड जारी करने की घोषणा करी। नेक्स्ट न्यूज़ है ईयू नेताओं का यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन। तो 6 मार्च 2025 को यूरोपीय संघ ईयू के नेताओं ने ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जिसमें अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के बाद सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया गया। इस बैठक में ईयू नेताओं ने अपने रक्षा प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने और यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उपस्थित नेता, बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल थे। अमेरिकी सहायता का निलंबन, ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने को निलंबित कर दिया है जिससे यूरोप में सुरक्षाएं और चिंताएं बढ़ गई हैं। रक्षा बजट में वृद्धि, ईयू नेताओं ने अपने रक्षा बजट बढ़ाने का संकल्प लिया जिसमें 2021 से 2024 के बीच सदस्य देशों के कुल रक्षा व्यय में 30% की वृद्धि हुई है जो लगभग $326 बिलियन है। संभावित चुनौतियां, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबार्न ने बैठक में यूक्रेन के समर्थन पर एक बयान को वीटो करने की धमकी दी जिससे एकजुटता में बाधा आ सकती है। भविष्य की योजनाएं, ईयू और इसके सदस्य राज्य यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करने और यूरोप की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता निलंबित की है। तो 4 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सभी सैन्य सहायता निलंबित करने की घोषणा करी। ये निर्णय यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक गर्म बहस के बाद लिया गया। सैन्य सहायता का निलंबन, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है अमेरिका और सहायता को फिर से मूल्यांकन कर रहा है और सुनिश्चित करने के लिए कि ये समाधान में योगदान दे रही है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा? तो ये कदम यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए है ताकि वो रूस के साथ शांति वार्ता पर सहमत हो सके। रिपोर्ट के अनुसार ये निलंबन $1 बिलियन से अधिक की हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति को प्रभावित करेगा। ट्रंप की टिप्पणी, तो ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वो शांति की दिशा में पर्याप्त प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहे हैं और कहा कि यदि युद्ध विराम नहीं होता है तो जेलेंस्की लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। यूक्रेन की स्थिति क्या है? तो यूक्रेन अब अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य स्रोतों से आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सहायता का निलंबन लंबा चलता है तो यूक्रेन को उन्नत हथियारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं, तो इस निर्णय ने पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य समर्थन करता रहा है। ट्रंप के इस कदम से रूस को संभावित रूप से लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है
काहिरा घोषणा। तो गाजा पुनर्निर्माण योजना पर अरब लोग का समझौता है। तो 4 मार्च 2025 को काहिरा में आयोजित आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए 53 बिलियन की योजना को मंजूरी दी गई। ये योजना इजराइल हमास संघर्ष के बाद उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने के लिए एक सामूहिक अरब प्रतिक्रिया का हिस्सा है। मुख्य तथ्य है तो पुनर्निर्माण योजना, इस 5 वर्षीय योजना में 53 बिलियन डॉलर के बजट के साथ गाजा में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल किया गया। ऐतिहासिक संदर्भ है तो इस पहल का आधार 2002 की अरब शांति पहल और मई 2024 में बहरीन घोषणा है, जो फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत करती है। ये योजना विशेष रूप से 2024 में गाजा में हुए 10,000 से अधिक नागरिकों की मौत और व्यापक विनाश के बाद लागू की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, तो इस घोषणा से गाजा और वेस्ट बैंक में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात करने का आह्वान किया गया। राजनीतिक गतिशीलता, अरब लीग ने फिलिस्तीनी गुटों को PLO फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के तहत एकजुट करने पर जोर दिया। हालांकि इसमें हमास का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो स्टॉकहोम सीमा पर तनाव, तो 3 मार्च 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्टॉकहोम सीमा पर सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई और ये घटना सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर विवाद के कारण हुई है, जिसके चलते सीमा को बंद कर दिया गया था। ये तनावपूर्ण स्थिति 21 फरवरी 2025 को शुरू हुई थी, जब अफगान बलों ने सीमा के पास एक विवादास्पद सैन्य चौकी का निर्माण शुरू किया था। मुख्य तथ्य है इसके कि सीमा का महत्व, स्टॉकहोम सीमा पार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये मार्ग प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों और $3 मिलियन के व्यापार का संचालन करता है। मानवीय चिंताएं, ये स्थिति रमजान के पवित्र महीने में आई, जब खाद्य आयात की मांग बढ़ जाती है। अफगानिस्तान, जो पहले से ही खाद्य असुरक्षा और मानवीय संकट का सामना कर रहा है, इस सीमा बंदी से और अधिक प्रभावित हुआ। राजनीतिक संबंध क्या है, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे आरोप लगाया है कि वो उसके खिलाफ हमलों में शामिल आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है। तालिबान ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है, तो 4 मार्च 2025 को सीमा को फिर से खोलने के लिए वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई और इस झड़प में एक अफगान तालिबान सीमा रक्षक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। वर्तमान स्थिति 19 मार्च 2025 को 25 दिनों की बंदी के बाद टॉरखम सीमा की ओर से खोल दिया गया है। दोनों पक्षों ने एक युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई और विवादास्पद निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। सीरिया में अलवाइट समुदाय पर बढ़ती हिंसा, तो हाल ही में सीरिया में एक नए शासन के उद्देश्य के बाद अलवाट समुदाय पर हिंसा बढ़ गई है। ये समुदाय 2 ऐतिहासिक रूप से बशर अल असद शासन के साथ जुड़ा हुआ था, अब नए शासन के द्वारा लक्षित किया जा रहा है। इसकी जनसंख्या, तो अलवाइट समुदाय सीरिया की धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 12% है और ये समुदाय मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों जैसे लताकिया और टाटर से केंद्रित है। उत्पत्ति, तो अलवाइट समुदाय का उदय 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ। 9वीं-10वीं शताब्दी में, जब ये मोहम्मद इब्न नुसैर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सिया इस्लाम से निकला। अलवाइट का अर्थ है अली के अनुयायी, जो इस्लाम के चौथे खलीफा और सिया परंपरा के प्रमुख व्यक्ति हैं। विश्वास और प्रथाएं, तो अलवाइट मान्यताओं में इस्लाम, ईसाई धर्म और प्राचीन ईरानी परंपराओं के तत्व शामिल हैं। इनके धार्मिक अनुष्ठानों में शराब का उपयोग और पुनर्जन्म में विश्वास शामिल है। अलवाइट महिलाएं अक्सर सार्वजनिक रूप से हिजाब नहीं पहनती, जो उन्हें अन्य मुस्लिम समुदायों से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। तो हमने आज एक अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक कंप्लीट किया। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहें। मैं जल्दी नए और वीडियो से आती रहूँगी, ऐसे ही सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।